हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम हाइब्रिड वेक्यूर या हेटेरोसिस के बारे में अध्ययन करें। पहले हमें हेटेरोसिस या हाइब्रिड वेक्यूर के बारे में समझना जरूरी है। क्या होता है हेटेरोसिस? जब दो पेरेंट्स में क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है, तो जो बनने वाली जो F1 फीडी के जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स अपने पेरेंट्स प्लांट की तुलना में एक प्रकार से क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल लेवल पर क्या होते हैं, वो उनकी तुलना में गुड कैरेक्टर्स वाले होते हैं। तो वो जो गुड कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट्स हैं, उन्हीं के लिए एक टर्म्स यूज की जाती हैं, हाइब्रिड वेक्यूर या हेटेरोसिस। तो इसी को हम हाइब्रिड वेक्यूर कहते हैं। तो हाइब्रिड वेक्यूर को किस प्रकार से डिफाइन करोगे, किस प्रकार से डिवाइड करोगे? संकरमोज वह गुण है जो कि उनके पेरेंट्स में जब क्रॉस कराया जाता है तो उनकी तुलना में वो परिमाणात्मक रूप से क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, उनका यील्ड प्रोडक्शन अधिक होता है, तो डिजीज रेसिस्टेंस का उनमें कैरेक्टर होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड वेक्यूर कहते हैं। तो G.H. सल, डॉक्टर G.H. सल ने सर्वप्रथम 1909 में इस हेटेरोसिस टर्म का प्रतिपादन किया था। हेटेरोसिस जो शब्द है उसका प्रतिपादन किया था, और उनका जो वर्क था, मक्का जो मेज होती है, जो कॉमर्शियल जो कॉर्न होती है, इस कॉमर्शियल कॉर्न में उन्होंने अध्ययन करते हुए इस शब्द का प्रतिपादन उन्होंने किया था। उन्होंने जो टर्म देते, क्या देते? हेटेरोसिस। ये जो हेटेरोसिस है और हाइब्रिड वेक्यूर दोनों को पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है कि जब हेटेरोसिस जिस टर्म का हम यूज करेंगे, तो हेटेरोसिस टर्म का यूज जैसे मान जब दो पेरेंट्स के मध्य क्रॉस कराएंगे तो बनने वाली जो F1 फीडी है, जिनकी जो F1 फीडी होगी, प्रथम फीडी होगी, उनमें जो अच्छे लक्षण आ जाते हैं, गुड कैरेक्टर्स आते हैं, हाईली यील्ड प्रोडक्शन होता है, प्लांट साइज में बड़े होते हैं, डिजीज रेसिस्टेंस होते हैं। ये जो कैरेक्टर्स है, इन कैरेक्टर्स के लिए हम किस टर्म का यूज करेंगे? हाइब्रिड वेक्यूर। इस टर्म का हम उपयोग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। कई बार क्या होता है कि वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आने लग जाते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में पेरेंट्स प्लांट्स की तुलना में उनमें एक प्रकार से क्रॉप जो यील्ड प्रोडक्शन लो हो सकता है, मे भी यील्ड प्रोडक्शन लो हो, या वो प्लांट्स पेरेंट्स प्लांट की तुलना में छोटे हो, डिजीज रेसिस्टेंस की तुलना हो, उनमें ससेप्टिबल हो पैथोजेंस के प्रति। तो ये जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसके लिए एक टर्म का यूज करते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो कि उनमें जो हेटेरोजाइगस प्लांट है उनमें होमोजाइगोसिटी ज्यादा आने के कारण से वो एक प्रकार से उनके जो वेक्यूर वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके जो गुड कैरेक्टर्स होते हैं, वो डिफ्रेस्ड हो जाते हैं। इसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि हाइब्रिड वेक्यूर क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है और हेटेरोसिस क्या होता है। अब हम जो हाइब्रिड वेक्यूर है, इसी को हम, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में इसी का यूज है, हाइब्रिड वेक्यूर का ही। मतलब हाइब्रिड वेक्यूर एक प्रकार से जो प्लांट्स होता है वो संकरओज पूर्ण होना चाहिए, उसमें एक प्रकार पेरेंट्स की तुलना में अधिक प्रोडक्शन का गुण होना चाहिए, उनमें डिजीज रेसिस्टेंसी का गुण होना चाहिए, उनमें प्लांट की साइज बड़ी होनी चाहिए, ये कैरेक्टर्स उसमें होना जरूरी। तो ये जो हाइब्रिड वेक्यूर, इसका मैनिफेस्टेशन, इसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार से की जाती है? इसकी अभिव्यक्ति करने के लिए एक फॉर्मूला है, F1 अपॉन P1 प्लस P2 बटा 2 इंटू 100। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या करते हैं, हाइब्रिड वेक्यूर का एक्सप्रेशन करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति का शो करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि G.H. सल ने लिया था। G.H. सल ने क्या किया, जो कॉर्न मक्का होता है, मक्का की दो वेराइटी के मध्य उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया और डबल हाइब्रिड क्रॉस कराया। कैसा कराया क्रॉस कराया? डबल हाइब्रिड क्रॉस कराया। जैसे कि ये यहां पर हम ले ले पेरेंट्स P1 और P2, दो पेरेंट्स हमने ले ले। पहले हम क्या किया, A और B के मध्य क्रॉस कराया और C और D के मध्य क्रॉस कराया। मतलब इस प्रकार से F1 हाइब्रिड बनी आपकी AB और F1 हाइब्रिड दूसरी बनी आपकी CD।
अब डबल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करा रहे हैं, दोनों के मध्य आपस क्रॉस करा रहे हैं, ए बी और सी डी के मध्य फिर क्रॉस करा रहे हैं, तो हमने जो वेरायटी मिली है वो मिली ए बी सी डी। तो ये जो वेरायटी है ये एक प्रकार से हाइब्रिड विग्योर वेरायटी है। इसमें जो प्लांट्स हैं उनमें जो कॉर्ड जो होता है, भुट्टा होता है, भुट्टे की साइज बड़ी होती है, प्लांट की साइज बड़ी होती है और उनका प्रोडक्शन अधिक होता है। तो इस प्रकार से उसमें कैसे कैरेक्टर्स है, हाइब्रिड विग्योर के उसमें कैरेक्टर्स वहां पर उपस्थित है। और उस वो जो वेरायटी थी इसको एक कॉमर्शियल कॉर्न के रूप में उपयोग किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ हाइब्रिड विग्योर इन प्लांट। प्लांट्स में हाइब्रिड विग्योर का लेवल स्तर कौन कौन से स्तरों पर हाइब्रिड विग्योर पाया जाता है। तो यहां पर एक प्रकार से जो हाइब्रिड विग्योर है इनको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया, 3 लेवल बांटा गया। एक होता है क्वांटिटेटिव लेवल। क्या होता है? क्वांटिटेटिव लेवल मतलब परिमाणात्मक संकरोच का स्तर। अब परिमाणात्मक जैसे मान लीजिए यील्ड का प्रोडक्शन अधिक हो, उपज का प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, प्लांट की साइज बड़ी हो, या जो कॉर्न जो है भुट्टा है उस भुट्टे की साइज बड़ी हो, तो उनको वो जो लेवल आएगी आपकी क्या आएगी, क्वांटिटेटिव लेवल में आती। दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल लेवल। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल लेवल। ये जो बायोलॉजिकल लेवल को इस प्रकार डिफाइन करते हैं, प्लांट्स में जो एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अधिक हो रहे हो, प्लांट्स की एज अधिक हो जाए, तो ये जो एक प्रकार से जो लेवल होते हैं एक प्रकार से कोशिका के जैविक स्तर पर ये इस प्रकार की लेवल हमें देखने को मिलती। एक होता है फिजियोलॉजिकल, कार्यकीय लेवल। फिजियोलॉजिकल जैसे कि जो प्लांट्स हैं डिजीज रेसिस्टेंसी का कैरेक्टर से उपस्थित हैं, वो हाइब्रिड विग्योर है, तो ये किसमें आएगी? फिजियोलॉजिकल। इसी प्रकार से ड्रोट रेसिस्टेंसी का गुण में पाया जा रहा, तो फिजियोलॉजिकल लेवल के तहत ये आती है। नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ हाइब्रिड विग्योर। हाइब्रिड विग्योर का कारण क्या है, संक्रोच क्यों आ रहा है, वो हम इसके बारे में देखते हैं। तो जो हाइब्रिड विग्योर के जो कारण होते हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक जेनेटिक लेवल पर, दूसरा फिजियोलॉजिकल लेवल पर। मतलब इसके कारण को 2 भागों में, जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल 2 कारण बताए, एक तो आनुवंशिक कारण हो सकते हैं और दूसरा फिजियोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। तो जो आनुवंशिक जो स्तर होता है इसको समझाने के लिए 2 हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया गया। कितने प्रतिपादन? 2। एक डोमिनेंसी हाइपोथेसिस और दूसरी ओवर डोमिनेंसी हाइपोथेसिस। जो डोमिनेंसी हाइपोथेसिस जैसे कि हमने मेंडल्स लॉ पढ़ा है, मेंडल्स लॉ में हमने देखा है कि 2 प्लांट्स पेरेंट्स में जब क्रॉस कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, तो इनसे बनने वाले जो F1 फीडी होते हैं, F1 फीडी में डोमिनेंट एलिल्स अपना प्रभाव दिखाता है और जो रिसेसिव एलिल्स हैं उसके प्रभाव को वो डिफेस कर दबा देता है। तो इस प्रकार से F1 फीडी के जो प्लांट्स होते हैं, जो हेटेरोजाइगस प्लांट्स होते हैं, उनमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही वहां पर दिखाई देंगे, तो वो डोमिनेंसी हाइपोथेसिस उसमें आती है। दूसरा होता ओवर डोमिनेंसी हाइपोथेसिस। ओवर डोमिनेंसी मतलब डोमिनेंसी से भी ज्यादा मतलब बहुत अति प्रभाविता होकर दिखाता है। मतलब एक प्रकार से 2 प्लांट्स के मध्य हम क्रॉस कराएंगे, तो जैसे मान लीजिए P1 पेरेंट्स है, ये P1 पेरेंट्स में जो जीन पाया जा रहा, डोमिनेंट एलिल्स पाया जा रहा, और P2 में रिसेसिव एलिल्स पाया जाएगा। तो जो P1 का जो डोमिनेंट एलिल्स है वो ओवर डोमिनेंसी दिखा है। एक प्रकार से वो जो रिसेसिव एलिल्स है उसके प्रभाव को बिल्कुल दबा देते हैं, उसको कभी भी वो एक प्रकार से एक्सप्रेस नहीं होता, तो ओवर डोमिनेंसी हाइपोथेसिस में उसको मान सकते हैं। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल रीजन। फिजियोलॉजिकल रीजन जो होते हैं इसको समझाने के लिए 3 हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया गया। एक होता है ग्रेटर इनिशियल कैपिटल हाइपोथेसिस। जो ग्रेटर इनिशियल कैपिटल हाइपोथेसिस ये बताती है कि जब 2 प्लांट से बने जो गैमेट्स होते हैं उनमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन दौरान उनका जो न्यूक्लियस होता है वो साइज में, जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है वो साइज में बड़ा होता है, अतः उसका एक प्रकार से उसका जो फिजियोलॉजिकल कंट्रोल है वो अधिक होता है, अधिक प्रोटीन सिंथेसिस होगा, अधिक न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होगा, एमिनो एसिड सिंथेसिस होगा, तो वो एक प्रकार से प्लांट्स में एक्सप्रेस्ड होंगे, उसके अभिव्यक्ति वहां पर प्लांट्स में अभिव्यक्ति होते हैं। इसी को हम एक प्रकार से ग्रेटर इनिशियल कैपिटल हाइपोथेसिस में पुकारते हैं।
दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्लाज्म इंटरेक्शन। एक प्रकार से कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है, उनके एक प्रकार से न्यूक्लियोप्लाज्म भी आप कर सकते हो, केंद्रक द्रव्य कर सकते हो, कोशिका द्रव्य दोनों कर सकते हो। उनके मध्य होने वाले जो इंटरेक्शंस हैं उसके कारण से हाइब्रिड विग्योर आ सकता है। तीसरा जो थ्योरी प्रतिपादन किया गया वो था बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म। एक प्रकार से जब इनमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, गेमेट्स का निर्माण होता है, गेमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो दोनों का जो एक प्रकार से दोनों के साइटोप्लाज्म साथ साथ आते हैं, या एक प्रकार से उसका न्यूक्लियोप्लाज्म और एक का साइटोप्लाज्म जो पास आएगा, तो उनमें एक प्रकार से बैलेंस मेटाबॉलिक प्रोसेस वहां पर संपन्न होती है, जिसके कारण से हाइब्रिड विग्योर वहां पर दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है ये जो हाइब्रिड विग्योर है, इसकी एक प्रकार से क्या कमियां हैं। इसमें एक प्रकार से हाइब्रिड विग्योर से जो वेराइटी आप डेवलप करोगे, इसमें क्या डिमेरिट्स आ सकते हैं, क्या रीजन है, हाइब्रिड विग्योर किस प्रकार से कम हो सकता है। तो जो सेल्फ पोलिनेटेड जो क्रॉप्स होती हैं, स्वपरागित किस्में जो प्लांट्स होते हैं, उनमें एक प्रकार से इसके डिमेरिट्स में आता है कि एक तो ये खर्चीली विधि होगी, क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड है तो वहां पर इवेस्कुलेशन भी आपको करना पड़ेगा, और इवेस्कुलेशन के साथ साथ बैगिंग टैगिंग जो प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, तो एक प्रकार से खर्चीली विधि हो जाती है। दूसरा, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप जब आपने फर्स्ट टाइम तो आपने इवेस्कुलेशन करके उसमें क्या करा, क्रॉस पोलिनेशन करा दिया, लेकिन बाद में उनमें सेल्फिंग होगी, और सेल्फिंग के कारण से उनमें इनब्रीडिंग डिफ्रेशन की घटना होने का डर है। इसी प्रकार से क्रॉस पोलिनेशन जो परपरागित फसलें हैं, परपरागित फसलों के लिए में एक प्रकार से हाइब्रिड विग्योर के गुण अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना अचीवमेंट्स। ये जो हाइब्रिड विग्योर है, हेटेरोसिस है, इसकी क्या अचीवमेंट्स है। इसके अचीवमेंट में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो बाजरा है, बाजरा की वेराइटी नंबर 1 है, किस्म नंबर 1 है, इसका विकास हेटेरोसिस प्रोसेस के माध्यम से किया गया है। इसी प्रकार से सोरगम जो है, ज्वार है, ज्वार की CSH नंबर 1 और नंबर 2 जो 2 वेराइटियां हैं, इन दोनों वेराइटियों का जो निर्माण किया गया वो भी हेटेरोसिस के माध्यम से ही किया गया। इसके अलावा जो गाय होती हैं, गाय की जो नस्लें हैं, एनिमल्स में जो गाय की नस्लों का जो सुधार किया गया है, साहिवाल, एक प्रकार से इसकी जो जर्सी जो गाय आती हैं, उनका एक प्रकार से सुधार भी एक हाइब्रिड विग्योर के कारण से हो पाया है। इसी प्रकार से रेशम पालन है का जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसमें भी एक प्रकार से हेटेरोसिस हाइब्रिड विग्योर को यूज किया जाता है। तो एक प्रकार से एक मोटे मोटे शब्दों में समझ सकते हैं कि हाइब्रिड विग्योर क्या होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मक्का की 2 वेराइटी, मक्का की दोनों वेराइटियों में जो उनकी जो हाइट्स है, एक ही 7 सेंटीमीटर और एक ही 10 सेंटीमीटर है, उनकी जो हाइट्स है प्लांट्स की, प्लांट्स की जो भुट्टा होता है, भुट्टे की साइज है, वो कॉर्न की साइज है, एक ही मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, इसकी 15 सेंटीमीटर मान लो, तो उनमें अगर हम फर्टिलाइजर इस प्रकार से क्रॉस कराते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, डबल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो उनसे बनने वाले जो F1 जनरेशन होते हैं, उस F1 जनरेशन में अगर उन प्लांट्स की जो कॉर्न की साइज 15 ना होकर 20 अगर साइज होती है, तो एक प्रकार से वहां पर वो जो कैरेक्टर्स हैं, जो उसमें कॉर्न की साइज बढ़ गई, उसमें यील्ड प्रोडक्शन बढ़ गया, तो वो ही एक प्रकार से उसको ही हम क्या करते हैं, हाइब्रिड विग्योर करते हैं। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली हम देख सकते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि सेल्फिंग के कारण से क्या होता है, वहां पर एक प्रकार होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, और होमोजाइगोसिटी बढ़ने के कारण से एक प्रकार जो हेटेरोजाइगोसिटी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक प्रकार से डिफ्रेस्ड होने लग जाते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। थैंक यू।